हमारे पास आज भारत की नदियों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ विजुअल गाइड्स हैं और एक काफी गहरी एकेडमिक रिपोर्ट भी है। हाँ। और इन सब का मिशन बड़ा साफ है। भारत की जो दो मुख्य नदी प्रणालियां हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपी, बिल्कुल, उनके बीच के फर्क को समझना। चलिए इसी में उतरते हैं। और यहाँ बात सिर्फ भूगोल की नहीं है। मतलब ये समझना दिलचस्प है कि कैसे नदियों के अलग अलग स्वभाव ने भारत की कृषि को, अर्थव्यवस्था को और यहाँ तक कि संस्कृति को भी एक शक्ल दी है। सही बात है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये आती कहाँ से हैं, बल्कि ये भी कि अपने साथ कैसा जीवन लेकर आती हैं। एकदम। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की नदियों से। स्रोत बताते हैं कि ये 12 हैं। 12 मतलब ग्लेशियर पिघलने की वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। हाँ। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब बड़े नाम इसी में हैं। और इनका यही 12 होना उत्तरी मैदानों के लिए एक वरदान जैसा है। बिल्कुल। सिंधु नदी का मामला तो और भी गहरा हो जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करती है, जिसके कारण 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। हाँ, ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि पानी सिर्फ भूगोल नहीं है, ये भू राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उत्तर भारत की कहानी तो ये हुई, जहाँ नदियां लगभग हमेशा मेहरबान रहती हैं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि प्रायद्वीप में कहानी बिल्कुल उल्टी है ना? हाँ, पूरी तरह से। प्रायद्वीपीय नदियां वो तो मानसून का प्रतिबिंब है। मानसून का प्रतिबिंब, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, फसल का चक्र, सब कुछ मानसून की अनिश्चितता से बंधा हुआ है। जब बारिश होती है तो जीवन, और जब नहीं तो संघर्ष। एकदम। और इसीलिए शायद केन बेतवा लिंक जैसी नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात होती है ना? हाँ, ताकि इस अनिश्चितता को कुछ कम किया जा सके। सही कह रहे हैं। ये पानी के प्रबंधन की एक सीधी चुनौती है। जहां ज्यादा पानी है उसे कम पानी वाले क्षेत्र तक पहुंचाना। अच्छा, अब एक और दिलचस्प फर्क पर आते हैं। इन नदियों का अंत कैसे होता है? हाँ, ये भी बहुत रोचक है। ज्यादातर बड़ी नदियां जो पूरब की ओर बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, गोदावरी और कृष्णा की तरह। जी। लेकिन फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी, वो क्यों नहीं? वो सीधे अरब सागर में क्यों मिल जाती हैं? इसका जवाब है वहां की जमीन की बनावट में। अच्छा। सोचिए, नर्मदा एक गहरी दरार में बह रही है, जिसे रिफ्ट रैली कहते हैं। उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, तो उसे अपना सामान, मतलब गाद, जमा करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। वो इतनी रफ्तार से सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती है और डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। वाह, ये तो शानदार नजरिया है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, मतलब एक तरफ साल भर बहती गंगा और दूसरी तरफ मानसून पर निर्भर गोदावरी, तो हम सिर्फ नदियों को नहीं देख रहे, हम भारत के दो बिल्कुल अलग आर्थिक और सांस्कृतिक चेहरों को देख रहे हैं। सही बात है। स्रोत आज की चुनौतियों की भी बात करते हैं, जैसे यमुना में प्रदूषण और अटल भूजल योजना जैसे सामुदायिक प्रयासों को समाधान बताते हैं। संदेश साफ है, हमारी नदियां, हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और हमने उन सभी नदियों की बात की जो अपना सफर समुद्र तक पूरा करती हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि उस नदी का क्या जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। स्रोतों में एक ऐसी नदी का जिक्र है जो इन दोनों श्रेणियों में फिट नहीं होती। अरे, वो कौन सी है? ये प्रकृति की अपनी एक रहस्यमयी कहानी है। लूनी नदी अरावली से निकलती है, पर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कच्छ किरण की प्यास बुझाते बुझाते रेगिस्तान में खो जाती है। मतलब वो समुद्र तक पहुंचती ही नहीं? नहीं, वो अपने आप में एक अनूठा अध्याय